हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट एनर्जी चैप्टर, जो है क्लास 8th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, पूरे चैप्टर में क्या क्या है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। इसमें है आप लोगों के में रिफ्लेक्शन, पहला तो एक जो टर्म है रिफ्लेक्शन है और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट रे किसी पथ पे जा रही हो और किसी जगह से टकराकर वापस चली जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। और जब कोई लाइट किसी मीडियम से जा रही हो, मान लो ये एयर का मीडियम है, यहाँ से जा रही है और अचानक से उसको वाटर मिल गया, वाटर मीडियम में आ गई, तो वो अपने पथ से थोड़ा सा वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन अपना हल्का सा वो चेंज कर लेगी, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन किन में होता है, मिरर्स में होता है। तो मिरर्स में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, 2 टाइप के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ओके, इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है, एक तो प्रिज्म से होते हुए, जब भी कोई लाइट ऑफ रे प्रिज्म पे पड़ती है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा चेंज हो जाती है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, वेबग्योर पढ़ेंगे और डिस्पर्जल पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग मिरर। व्हाट इज़ मिरर? तो मिरर हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी थिन ग्लास का एक सरफेस पॉलिश्ड हो और एक अदर सरफेस रिफ्लेक्टिव हो, तो इसे हम कहते हैं मिरर। ओके, टाइप ऑफ मिरर, कितने टाइप के मिरर होते हैं? प्लेन मिरर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे आज। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? देखो, स्फेरिकल का मतलब होता है सर्किल। स्फेरिकल का मतलब होता है सर्किल, मतलब कि कोई बॉल है आपके जैसे, वो स्फेरिकल होती है। ओके, तो ये है हमारी एक बॉल। ठीक, जब इनसे हम मिरर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे हम लोगों ने इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो क्या होगा, इस साइड का पार्ट, इस साइड का पार्ट हम पॉलिश कर ले तो वो हमारे बन जाएंगे स्फेरिकल मिरर। ओके, अब देखो 2 कंडीशन हो सकती है इसमें, या तो आप पॉलिश को बाहर से कर लो या तो आप पॉलिश को अंदर से कर लो। ओके, या फिर आप पॉलिश को आउटसाइड से कर लो। ओके, आउटसाइड से कर लो या फिर आप पॉलिश को इनर साइड से कर लो। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है एक स्फेरिकल मिरर को बनाने में। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने एक स्फेरिकल को कट करने की बात की थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने इस सरफेस के आउटसाइड पे पॉलिश की। ठीक है, अगर हम एक पार्ट को ले लें, एक पीस को ले लें और उसके आउटसाइड पे पॉलिश कर दें, तो वो कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, लाइक आपने एक ये लिया इसको पार्ट और यहाँ से कर लिया उसको पॉलिश, तो आप किधर से आप अपना इमेज देख पाओगे, इस साइड से। तो क्या हो गया, ये कॉनकेव, यानी कि ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। तो हमेशा कॉनकेव मिरर में हमेशा पॉलिश्ड सरफेस आउटसाइड होता है और इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अगर आप एक मिरर में अंदर से पॉलिश कर दो, यानी इन्वर्ट कंडीशन में पॉलिश कर दो, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बनेगा, इस साइड का बनेगा, आउटसाइड का, लाइक दिस। ये देखो आपने इस साइड पे पॉलिश किया है, इनर साइड पे, तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग रेज आ रही हैं वो आउटसाइड से आ रही हैं, यानी कि ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो कॉनकेव कॉनवेव सिर्फ पॉलिशिंग के बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ रिफ्लेक्टिंग पॉइंट और पॉलिश की वजह से चेंज हो जाती है। क्या क्या चेंज होता है, कैसे कैसे होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं।
आपके घर में स्पून है बढ़िया सा पॉलिश किया हुआ, अच्छा सा नया मतलब, तो उसको आप ले लो। जब आप इस स्फेरिकल को अपने, हमने बात की थी जब ऐसे हमने किया, पॉलिश किया हमने इधर को और इधर से अपना इमेज देखा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। तो हमारा देखो ये कर्व लिया हुआ पोर्शन, ये मैं अपने को थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। ओके, तो ये हमने देखा ये कर्व अंदर से है। ये एरिया जब हमने पॉलिश किया तो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर लाइक दिस। एंड जब हमने इस एरिया में पॉलिशिंग कर दी और इस एरिया से अपना फेस देखा तो क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल हो गया, ये कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल हो गया। अब आप इमेज उठाकर देखो, जब आप स्पून आगे लगाओगे तो हमेशा हमेशा ऑलवेज आप पाओगे, जब कॉन्वेक्स मिरर पे देखोगे अपना इमेज तो बिल्कुल इरेक्ट और सीधा दिखेगा, लेकिन जब कॉनकेव मिरर पर देखोगे इस तरह तो आपको हमेशा इमेज अपना उल्टा दिखेगा। ओके, तो सिर्फ इसके पॉलिशिंग और कर्व के बेसिस पर डिफरेंस हो गया, है ना। तो अब देख लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं मिरर की स्टडी के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर, यानी कि हमेशा जब ये देखो जैसे कॉनकेव मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस इसका बाहर है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, इस साइड पे हो गया, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टूवर्ड सेंटर, मतलब कि सेंटर की टूवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पाया जाता है। जबकि आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज फॉर्म सेंटर ऑफ द सरफेस, यानी कि आपका जो पॉलिशिंग सरफेस है इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो देखो इसका सेंटर क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर हो गया, है ना। तो यही बात कही जा रही है कि जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर देखोगे तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर पॉइंट के पास में होगा, ठीक है, सामने ही होगा। जब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि आउटसाइड बनता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा सेंटर से दूर होगा। दोनों में ये डिफरेंस होता है। ओके, अब देखो आगे सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कुछ देखो बेटा इसमें टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, इसके बिना आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने जिस सेंटर की बात की है, देखो द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच द पार्ट ऑफ स्फेयर, मतलब जिस स्फेयर से आपका जो मिरर है निकाला गया है उसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, जैसे आपने कॉनकेव मिरर को देखो तो इधर से आपका ये सेंटर हो गया, यही एक ही स्फेरिकल है, और उसी स्फेरिकल में ये सेंटर हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल। तो पोल क्या होता है, जो आपका मिरर है, मिरर पूरा ये जैसे आपका कॉन्वेक्स और या कॉनकेव जो भी मिरर है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा, ओके, वो पोल कहलाता है। देखो यहाँ पर P से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये देखो यहाँ पर बिल्कुल मिड पे जो पॉइंट होता है उसको हम पोल कहेंगे। ओके, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है और पोल कहाँ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देखो ये हमने बताया आपको पोल है और ये बताया सेंटर है। यहाँ पर भी ये सेंटर, ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया। जब आप पोल और सेंटर वाली लाइन को इमेजनरी ऐसे करके डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ा दोगे तो यही कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ऐसे ही इस पे भी आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ा दोगे तो ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपली
एक स्फेरिकल का रेडियस जानते हो या सर्किल का रेडियस जानते हो, वही रेडियस होगा, यानी कि सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। अब देखो ये समझने वाला है फोकल पॉइंट कैसे बनता है, कहाँ बनता है और फोकल लेंथ क्या होता है। ओके, तो फोकल पॉइंट क्या है? इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है, इन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस मीट और अपीयर, या मीट करेगा या अपीयर ऑफ द मीट रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग लाइट होगा वो दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट कहाँ पर मीट करता हुआ दिखाई देगा और वही इसका फोकस पॉइंट कहलाता है। चलो इसको फिगर से समझते हैं। ओके, डायग्राम से देख के समझेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। देखो यहाँ पर है एक कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है ये, इसका पॉलिशिंग सरफेस आउटसाइड है यानी कि ये कॉनकेव मिरर है। अब देखो इस पे रिफ्लेक्टिंग रेज आई, एक ये आई एक ये आई, ठीक है, दो रिफ्लेक्टिंग रेज आई, ठीक है, हम दो ही कंसिडर करते हैं, और दो आई तो आई, उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करेगी, कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ तक आई तो वापस जाएगी इस साइड पे सीधे। सॉरी थोड़ा सा ये पेन दिक्कत कर रहा है। देखो एक रे ये आई, एक रे ये आई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आई। ओके, अब ये यहाँ से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट करेगी और ये यहाँ से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये दोनों रे का रिफ्लेक्टिंग जो रे है वो जिस पॉइंट पे कट करेगा एक दूसरे को उसे ही हम कहते हैं फोकल पॉइंट। अब देखो यहाँ पर फोकल पॉइंट बनेगा, फोकल पॉइंट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। ओके, क्लियर हो गया? तो अब हम लोग देखते हैं इसको ये वाले मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। इस पे देखो यहाँ पर हमेशा पॉलिश्ड लेयर होता है, पॉलिश सरफेस इनसाइड होता है, आउटसाइड से रिफ्लेक्टिंग रे आई, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रे को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जब रे आती है, अभी देखो यहाँ पर जो आ रही थी रे कॉनकेव मिरर पे, तो वो एक्सिस के साइड पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पर जब भी रे आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है ना, डाइवर्स कंडीशन में, तो इसकी रे हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। ये देखो ऐसे आई और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्लेक्टिंग रे ये हो गई। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट कहाँ बनेगा इसका। भाई देखो ये जब इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो एक दूसरे से मीट नहीं करेगी, लेकिन इसका मीट करने का हम लोग इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं ऐसे करके। देखो जिधर से ये लाइन जिधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये इसी के जस्ट पीछे लेके चलते हैं और इस तरह से डैश डैश करके इसको एक पॉइंट पर इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर दोनों मिल रही है ना, उसी को हम कहेंगे फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स पर। ओके, तो ये हो गया फोकल पॉइंट, और फोकल पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग लाइट को फैला देता है, यानी कि क्या हो गया, ये डाइवर्जन कर रहा है ना, डाइवर्जन कर रहा है मतलब कि रे को फैला रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रे को वो समेट कर अंदर के साइड पे ले रहा है। देखो ये जितनी भी रे इसके पास जा रही है ना, ये अंदर के साइड पे उसको एक पॉइंट पे सेंटर पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, फैला नहीं रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्जन मिरर भी कहेंगे और इसको डाइवर्जन मिरर भी कहेंगे। रियल इमेज कहाँ बनता है वर्चुअल इमेज, ये सब हम लोग जानेंगे, इसके बीच में डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो रियल इमेज कहाँ बनता है, हमेशा जब भी आप कॉनकेव मिरर से देखेंगे तो आपको रियल इमेज दिखाई देगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर से देखोगे तो आपको वर्चुअल इमेज दिखाई देगा। ओके, अब रियल इमेज जो होता है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा
सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। ओके, तो रियल इमेज क्या होता है? इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू, यहाँ पर ड्यू होगा, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रे एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर जब सारी रिफ्लेक्टिंग ए आकर मिलती हैं तो उसी जगह जो इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, और जो रे बन के वापस जो रिफ्लेक्टिंग होके रे आती है वो हमको बिल्कुल एक्चुअली मीटिंग करते हुए दिखाई देती है। ओके, अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्टिंग रे डू नॉट मीट, ये पॉइंट ध्यान रखना, डू नॉट मीट एक्चुअली बट मीट अपीयर होती हुई दिखाई देंगी, इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह की इमेज आपको मीट करती हुई दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आपको फिर भी इमेजनरी अपीयर हो सकती है। ओके, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सा मिरर दे रखा है, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर कॉनकेव मिरर दे रखा है, आउटसाइड पे इसके पॉलिशिंग है तो कॉनकेव मिरर दे रखा है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब भी लाइट डाली गई, ऐसे करके लाइट रे पैरेलल आ रही है, और आने के बाद क्या हुआ इसमें, ये यहाँ से रिफ्लेक्टिंग रे वापस गई, यहाँ ये चली गई, वन ये गई, वन ये गई, वन ये चली गई, वन ये गई। अब देखो ये सारी लाइन ना जो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, वो एक पॉइंट पर आके मिल रही है, इसे हम फोकल पॉइंट कहेंगे। और यहीं पर जो इमेज फॉर्म होगी उसे हम रियल इमेज कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रियल इमेज? क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग रेज है ना, आपको एक एक करके सारी रे एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, सच में दिखाई देंगी। आप जब भी प्रैक्टिकल करोगे तो सच में दिखाई देगी, वहां पर आपको एक पॉइंट पर मीट करती हुई सारी रे। ठीक है, इसलिए इसको रियल में दिखाई देगी, इसलिए इसको रियल इमेज कहते हैं। ओके, तो हमेशा ये कॉनकेव मिरर पे ही बनेगा, और ये जो रियल इमेज होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्टेड होता है। ठीक, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर पे क्या हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर पे जब भी लाइट आती है तो आपको पता है वो डाइवर्ट होती है। ठीक है, देखो यहाँ लेंस पर पैरेलल लाइट आई है, लेकिन वो एक मीटिंग पॉइंट पर ना मिलते हुए वो बाहर की तरफ आउटसाइड जाके वो डाइवर्ट होने लगती है, फैलाने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई मीटिंग पॉइंट बन ही नहीं रहा है सारी रिफ्लेक्टिंग लाइट का, तो कैसे बनेगा रिफ्लेक्टिंग पॉइंट? कैसे बनेगा, कोई इमेज कैसे बनेगी? तो देखो यही कारण है कि इसका इमेज हमेशा पीछे बनता है मिरर के। कैसे बनता है? देखो जब भी जितनी भी लाइन रिफ्लेक्टिंग लाइन अपने जगह से बाहर जा रही है वो कहीं अपीयर हो रही है, पीछे के साइड पे आप ड्रॉ करके एक पॉइंट बनाओगे तो वो वहां पर एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको अपीयर होगी। ठीक है, यानी कि ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, आपको आभासी लाइन है, आपको सिर्फ मीट करते हुए अपीयर हो रही है, मीट कर नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस यहाँ पर जो बनने वाले इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब देखो इसका डिफरेंस देख लेते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, हमने जैसे बताया कि अभी जो डेफिनेशन है वही तो पहले हो जाएगी। इसका डिफरेंस में इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग रे एट एक पॉइंट पर एक्चुअल मीटिंग करते हुए सारी रिफ्लेक्टिंग रे शो होंगी। और वर्चुअल में व्हेन रिफ्लेक्टिंग रे डू नॉट मीट एक्चुअली, ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग रे आपको एक्चुअली मीट करते हुए नहीं दिखाई देंगी बट मीट अपीयर, दिस टाइप ऑफ इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये आपको अपीयर होंगे सिर्फ। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल इमेज में हम रियल इमेज जब दिखाई दे सकती है रियल में, तो वो उसको हम स्क्रीन पे भी ले सकते हैं, है ना। जो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको रियल इमेज आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन होती दिखाई देगी। मतलब स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वो रिफ्लेक्टिंग रे आकर एक पॉइंट पर वापस आकर मिल रही है, मीट कर रही है। ठीक, तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हो बट इसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये जो आपकी इमेज है वर्चुअल इमेज है ना, आपने पीछे की तरफ सिर्फ अपीयर होते हुए उसको मीट करते हुए देखा है। ठीक है, तो ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। हम ये भी कह सकते हैं कॉनकेव मिरर से बनने वाली जितनी भी इमेज होंगी रियल इमेज, वो क्या होंगी, अपवर्ड इन्वर्ट होगी। ओके, अब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, उल्टी नहीं, सिर्फ सीधी होगी। अब देखो रियल इमेज क्या होती है, ऑलवेज फाउंड ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के उसी साइड पर
उसकी इमेज भी फॉर्म होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रे को फैला देता है, इस वजह से इसकी जो इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर बनेगी, ठीक है। हमेशा इसकी मिरर के बिहाइंड पे ही बनती है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, और कहाँ पे ये बनती है। तो रे डायग्राम क्या होता है, ये एक तरह के रूल्स होते हैं कि इनकी हेल्प से आप लोग आगे के जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी इंसिडेंट रे और उससे वापस आने वाली रिफ्लेक्टिंग रे को आप लोग सही बना पाए। ओके, तो 4 केसेस हो सकते हैं कि इंसिडेंट रे कहाँ कहाँ से पास हो रही है। एक तो पहला तो केस ये हो सकता है कि जो भी इंसिडेंट रे है आपकी वो आए, इस तरह से आए पैरेलल। कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो 2 लाइन कभी आपस में जुड़े नहीं, तो क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल पे ये लाइन है। ओके, तो ये कौन सी रे हमारी, इंसिडेंट रे है, आने वाली एक रे है जो कहाँ जा रही है, कॉन्केव मिरर के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो किस रूट से होते हुए पास आउट होगी, ये है रूल इसका। तो रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ से होते हुए एफ पॉइंट के ऊपर से ये हमेशा वापस आएगी, तो ये होगी रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, अगर हम इसी रे को ऐसे ही पैरेलल रे कॉन्वेक्स मिरर पर डालकर देखें तो देखो ऐसे हमने डाली कॉन्वेक्स मिरर पर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करते हुए ये रे हमेशा वापस चली जाती है आउटसाइड के लिए। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो जिस लाइन से ये वापस जा रही है उसी के बिल्कुल मिलाते हुए आप लोगों को एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है, जो इमेजिनरी लाइन हमेशा एफ पॉइंट से होकर ही गुजरेगी। ओके, तो ये एक तरीका होता है, ये एक रूल होता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल लाइन से होकर गुजरती है, ओके, तो हमेशा जब भी वो रिफ्लेक्टिंग रे वापस जाएगी तो हमेशा वो एफ पॉइंट को कवर करते हुए ही जाएगी। ओके, तो ये रहा फर्स्ट केस रे डायग्राम का। अब हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है कि जब कोई इंसिडेंट रे अपने फोकस पॉइंट से होते हुए अपने मिरर तक आती है। कैसे, देखो एक इंसिडेंट रे है, ये हमारा पहले हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा और इंसिडेंट रे आने वाली कहाँ से होके जा रही है, एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट है यानी कि फोकल पॉइंट से पास होते हुए ये मिरर को टच कर रही है। ओके, अब मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये वापस आएगी रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। वो कैसे वापस आएगी, तो ये रूल होता है कि जब भी एफ पॉइंट से होते हुए वो टकराएगी तो वो पैरेलल ही वापस जाएगी। किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब देखो इसको कॉन्वेक्स मिरर पे देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में भी देखो हम लोग लेके गए, इधर से लेके आए, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि एरो इधर का लगा हुआ है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आई और टकराई कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराकर ये वापस ये पैरेलल ही वापस होगी। ओके, अब देखो हमें क्या देखना है कि फोकस पॉइंट तक आई है कि नहीं। तो हम ये जो रे आई है इंसिडेंट, इसी को हम इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में आगे ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा फोकल पॉइंट के ऊपर से होकर गुजरेगी। ओके, तो ये एक रूल हो गया, 2 रूल हो गए। एक तो पहला क्या था, अगर पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस पॉइंट से होकर रिफ्लेक्टिंग रे ले जाएगी। अगर फोकस पॉइंट से होते हुए आती है तो हमेशा वो पैरेलल जाएगी। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपके बिल्कुल अपोजिट थे, क्लियर हो गए होंगे। अब आता है 3 केस। थर्ड केस में क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू द सी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा, ये देखो कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ओके, तो हमें क्या करना है, कोई भी जो इंसिडेंट रे हम लेके आ रहे हैं पास करना है सी के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से हमने लेके आए इंसिडेंट रे को और सी के ऊपर क्रॉस करते हुए इस साइड आके टकराई, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स में ऐसे आई और यहाँ से टकराई। जो आप अगर इमेजिन करोगे, इसको इमेजिनरी ड्रॉ करोगे तो ये सी के ऊपर से ही टकराएगी। ओके, तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इंसिडेंट रे सी के ऊपर से पास थ्रू होती है
तो क्या होता है, रे जैसे ही आती है रिफ्रैक्टिंग रे उसी लाइन से वापस चली जाती है। यानी कि इंसिडेंट रे जिस रूट से होते हुए आ रही है उसी रूट से बिना हिले वो वापस भी जाएगी। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखो फोर्थ केस क्या कहता है। फोर्थ केस में ये है कि जब कभी इंसिडेंट रे पोल पर जाती है, ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे आई, पोल कहाँ है हम लोग का, हमेशा मिरर के सेंटर पॉइंट पे होता है पोल, मतलब मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है। तो पोल ये है, तो यहाँ पे देखो टकराई और टकराते ही वो वापस उसी एंगल से बनाते हुए जाएगी। देखो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में बात की थी जब कोई प्लेन मिरर होता है तो उसके मिड पॉइंट से टकराती है कोई भी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी बनाएगी हमेशा नॉर्मल एक्सिस के दोनों साइड पे उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो बिल्कुल वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि जब भी वो पी पॉइंट पे टकराएगी तो उसका जो एंगल होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमेशा इक्वल होगा। आई क्या होगा, ये हमारा मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक नॉर्मल की तरह वर्क कर रही है, तो इधर से आने वाली इंसिडेंट रे को हम एंगल आई कहेंगे और वापस जाने वाली रिफ्लेक्टिंग रे को हम लोग एंगल आर कहेंगे। तो ये हमेशा इक्वल होगी। मान लो ये 30 का एंगल बना रहा है तो ये भी 30 का ही एंगल बनाएगा। ओके, अब देखो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो सेम फिगर बनेगा, इसमें सेम डायग्राम आपका आएगा। पोल पर आई इंसिडेंट रे और पोल से वो सेम एंगल बनाते हुए वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये हो गए 4 केसेस है इसके। फर्स्ट में क्या हुआ था, पैरेलल जाती है तो वो फोकस पॉइंट से होके आएगी। सेकंड क्या था, फोकस पॉइंट से होते हुए आएगी तो पैरेलल पे जाएगी। थर्ड क्या था, जब कभी सी से होते हुए आएगी तो सी पे वापस चली जाएगी। फोर्थ क्या है, जब पोल पर आएगी तो पोल से वो उसी एंगल को बनाते हुए ही जाएगी। ओके, कॉन्केव मिरर से डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे इमेज फॉर्म होती है। लाइक आप जब मिरर इमेज को यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। जब कभी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर एक्सिस के पीछे रख देंगे तो कैसी इमेज बनेगी। सेंटर और एफ के बीच में रख देंगे तो कैसी इमेज बनेगी। और एफ और पोल के बीच में रख देंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में। तो वही हम लोग जानेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। देखो इन फर्स्ट केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव पे होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव मतलब कि कहीं भी आप रख रहे हो वो आपका एग्जैक्ट कहीं किसी पोजीशन पे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इन्फिनिटिव पे आपने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट रख दिया आपने इन्फिनिटिव पे ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही शो करते हैं। देखो हम लोगों ने पहले क्या किया है, कॉन्केव मिरर बनाया है एक है, और उसके बाद उसका एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे सबसे पहले हम लोग को इमेज फॉर्म करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग को एक कॉन्केव इमेज बनाया, कॉन्केव मिरर बनाना है। उसके बाद एक बीच में प्रिंसिपल एक्सिस इसको ड्रॉ करना है। ओके, अब हमें प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए एक इमेज बनानी है जो रखी हुई है। ओके, अब ये इमेज कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटिव पर, ठीक है। अब इन्फिनिटिव से किस टाइप की इमेज बनेगी ये हमको जानना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग रे को हम यहाँ से लेके गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी, एफ पॉइंट से होते हुए। तो हम लोग को एफ पॉइंट से होते हुए इसको वापस भी करना है, ठीक हो, वापस हो गई। अब देखो हम लोग को 2 रे लेके चले थे हैं, 1 रे नहीं, हम लोग को 2 रे लेके ही चलना होगा। देखो हम लोगों ने एक साइड से इधर ले लिया, एक साइड से इधर ले लिया, तो देखो यहाँ से जो आई है वो भी एफ पॉइंट पर जाएगी वापस, ठीक है। अब देखो एफ पॉइंट से सारी दोनों रिफ्लेक्टिंग रे ऊपर की भी और नीचे की भी क्रॉस हो रही है, तो जिस पॉइंट से क्रॉस हो रही है वो कौन सा है, एफ पॉइंट। यानी जो हमारी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटिव
पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगी, एफ पॉइंट पे होगी। ओके, तो क्या हो गया, इमेज कैसी बनेगी हम लोग की, रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी, क्योंकि हम लोग को इधर का जो बीम ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्टिंग लाइट बिल्कुल शो होता हुआ रियल में दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग रियल इमेज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म एट फोकस पॉइंट, हमेशा फोकस पॉइंट पे ही फॉर्म होगी। देखो फॉर्म हुई है फोकस पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पर। नेक्स्ट है इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, हमेशा ये उल्टी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है द साइज ऑफ इमेज मच स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ही छोटा इमेज बनने वाला है जो आपका फोकस पे बनेगा। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने हैं कि हमेशा रियल इमेज बनेगी जब आप इन्फिनिटिव पे रखोगे, और फोकस पॉइंट पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल इन साइज। ओके क्लियर। आप देखो नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर, तो बियॉन्ड द सेंटर जब रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर। ये देखो हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है बीच में, और उसके बाद हम लोग को एफ पॉइंट पहले यहाँ पर डिसाइड करना है और सी पॉइंट डिसाइड करना है, और पोल। एफ पॉइंट आप लोग कैसे लोगे, हमेशा आपका एफ पॉइंट क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है r/2, यानी रेडियस का हाफ होगा। तो सेंटर से लेकर पी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस का हाफ आपने पी एफ ले लिया। ओके, तो एफ को आपको उसी हिसाब से रखना है कि हमेशा रेडियस का हाफ हो। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें रखना है एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ है, कंडीशन बताई गई है बियॉन्ड द सेंटर, तो सेंटर के जस्ट पीछे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, अब क्या करना है, हमको रे ले जानी है, बीम ऑफ रे एक ऐसी गई जो सीधे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब ये देखो रिफ्लेक्टिंग रे जब हम लोगों ने बात की थी पैरेलल जाएगी तो वापस कैसे आएगी, रिफ्लेक्ट होके एफ पॉइंट से होते हुए। तो देखो हम लोग वापस आ रहे हैं एफ पॉइंट से होते हुए ऐसे। ओके, एफ पॉइंट से होते हुए हम लोग ऐसे लेके आए। अब देखो नेक्स्ट जो रे जाएगी इधर से जाएगी वो एफ पॉइंट से होते हुए। अब देखो केस सेकेंड की बात की थी हम लोगों ने, जब फोकस पॉइंट से होते हुए इंसिडेंट रे कोई आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, वापस वो पैरेलल होके जाएगी। तो देखो पैरेलल जा रही है, ये रे हम लोग की पैरेलल जा रही है। ओके, अब देखो जो ये वाली रे है, फर्स्ट वाली रे है, ये वापस इधर से आई, और जो पैरेलल इधर से जा रही है तो इधर से आई। तो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है ना, वहीं पर बन जाएगा इमेज, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो देखो इमेज कैसा हम लोग का फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर से देख लो ठीक से। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इंसिडेंट रे गई और वापस रिफ्लेक्टिंग रे आई, फिर देखो दूसरी इंसिडेंट रे गई एफ से होते हुए और वापस पैरेलल लाइन से आई और मीट कर रही है कहाँ पर, इस जगह। देखो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो देखो इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, और साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, हमेशा इमेज का जो साइज होगा इससे स्मॉल होगा। ओके, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फिनिटिव से जो आने वाला इमेज जो हम लोग का बना था वो ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, इमेज जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर रखोगे उतना ही स्मॉल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट को जितना पास रखोगे मिरर के उतना ही वो बड़ा बनता जाएगा। आगे आप लोग केसेस में देखोगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को अपना प्लेस चेंज करते जाओगे, सी पे रखोगे, फिर एफ, सी और एफ के बीच में रखोगे, फिर एफ पर रखोगे, फिर एफ और पी के बीच में रखोगे, तो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा होता जाएगा। ओके, तो ये हो गई सेकेंड केस की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड केस की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ है, ये है। देखो हम लोगों ने इमेज रख दिया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पर, और देखो कैसे बनाते, इंसिडेंट रे एक आई, ठीक है, आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, क्योंकि पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो एफ पॉइंट से होते हुए जाएगी नीचे।
ठीक है। अब देखो दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ से निकली और F पॉइंट से होते हुए चली गई वो नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ से वो पैरेलल ही वापस जाएगी, हम लोगों ने पढ़ा है सेकंड केस में, पैरेलल गई वापस, तो जहाँ पे मीट कर रही हैं वही पॉइंट पर बन जाएगा इसका इमेज। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन आपका जस्ट अपोजिट साइड पे होगा, इन्वर्ट कंडीशन पे, उसी सी पॉइंट पर। ओके, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? रियल इमेज फॉर्म वन सेंटर पर और इन्वर्टेड होगा और स्मॉल एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉल होगा। अब आपको क्लियर हो गया। अब देखो फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो देखो ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर आपने बना दिया और F बना दिया, ठीक है। अब देखो आपने C और F के बीच में रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से निकली एक रे, इंसिडेंट रे, जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो कहाँ से वापस आएगी? F से होते हुए वापस आएगी, ठीक है। अब एक रे जा रही है ऐसे F से होते हुए नीचे को, जो फिर से पैरेलल वापस जाएगी। तो कैसा इमेज बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? जहाँ ये मीट करेंगी, तो मीट उस प्लेस पर होंगी ये कि C के पीछे इसका इमेज बनेगा। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही इसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या बना? रियल इमेज बनेगा। देखो रियल बन रहा है, सारी जो रे हमें मीट करते हुए दिखाई दे रही हैं, फॉर्म बियॉन्ड C, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे बन रहा है। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बन रहा है, ये भी सही है, लार्ज बन रहा है, ठीक है। इमेज थोड़ा सा लार्ज बन रहा है। ये चीज़ आप लोग को माइंड करनी है कि जैसे जैसे आप इमेज को पास ला रहे हो वैसे वैसे इमेज लार्ज हो रहा है। आपने इन्फिनिटिव पे पढ़ा था, बिल्कुल स्मॉल था, उसके बाद आपने देखा C के पीछे रखा गया, बियॉन्ड C रखा गया, तो इमेज थोड़ा सा बड़ा था, और C पे प्लेस किया गया तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज जैसा था, और C के आगे रख दिया गया तो इससे इमेज बड़ा हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस में रखा हो, तो देखो हम लोग धीरे धीरे पास आ रहे हैं। पहले इन्फिनिटिव पे थे, फिर देखो बियॉन्ड C आए, फिर C और F के C पर आए, फिर C और F के बीच में आए। अब देखो हम लोग F पर पहुंच गए। ओके, तो हम लोग F पर पहुंचे, ऑब्जेक्ट कहाँ है? F है, ठीक है, F पर रखा है। तो हम लोग पहले तो लेके जाएंगे एक रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसे वापस होगी? वो F से होते हुए ही वापस आएगी। इतना तो हम लोग को क्लियर है। अब देखो दूसरी रे हम लोग की यहाँ से अगर आप लोग ऐसे निकालोगे, सपोज अगर आप लोग ऐसे निकाल देते हो रे, तो क्या ये F पॉइंट से होते हुए आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब रे हमारी यहाँ पर नहीं जाएगी, ठीक है। रे हमारी पास होगी C से होते हुए, सीधा आएगी, वो सीधा यहाँ टकराएगी। ओके, तो C से जा रही है, तो हम लोगों ने एक थर्ड रूल देखा था कि जब भी C से कोई रे निकल कर आती है तो इंसिडेंट रे जो आती है, जिस पथ पर आती है उसी पाथ से होते हुए वो वापस भी चली जाती है। रिफ्लेक्टिंग रे भी वही होती है, ठीक है। अब देखो ये लोग मीट कहाँ कर रहे हैं? मीट कहाँ कर रहे हैं? देखो यहीं से वापस हो रही है और यहीं से ये निकल रही थी, तो मीट कहाँ कर रहे हैं? ये कहीं मीट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, है ना। तो जब ये मीट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं जाके पीछे मीट करेंगे, कहीं ये पीछे, बहुत पीछे जाकर ये किसी इन्फिनिटिव जगह पर मीट करेंगे, ठीक है। तो इनका इमेज कैसा बनेगा? इमेज कैसा बनेगा? लार्ज बनेगा, क्योंकि बहुत पीछे जाके मीट करेंगे। तो देखो जितना ही पीछे जाएंगे उतना ही ये इमेज बड़ा होता जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे उतना ही बड़ा इमेज बनता जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड तो है ही है, और इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगा। अभी हमने बात की कि ये जो दोनों इमेज, दोनों रे हैं वो कहाँ जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, है ना, और रियल इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो इतना हम लोग अब समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
एफ एंड पी, जब हम लोग एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। देखो ये है हमारा कॉन्केव मिरर, यहाँ पे हमने रख दिया रियल इमेज। ठीक है, देखो एफ पॉइंट हमारा यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पे है, पोल ये है हमारा। ठीक है, तो कहाँ रखना है इमेज? एफ और पी के बीच में रखना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो इमेज कैसे फॉर्म होगी, यहाँ से देखो एक पैरेलल लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस की, और ये वापस कहाँ से जाएगी? एफ पॉइंट से होते हुए वापस हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट वाली लाइन हम लोग की कहाँ जाएगी? नेक्स्ट वाली लाइन हम लोग की, अब देखो इधर से तो वापस आएगी नहीं, किधर से भी, सी से भी जाएगी तो इधर से टकराएगी नहीं, तो हम लोग को लाइन कहाँ से लेके जानी है? यहाँ से। यहाँ से देखो इंसिडेंट रे यहाँ तक आई। ठीक है, पोल पर जब आती है इंसिडेंट रे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एंगल वैसा ही फॉर्म करते हुए वो वापस चली जाएगी। देखो, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या ये वाली रे और ये वाली रे कहीं आपस में मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगा, हम लोग को एक इमेजिनरी लाइन बनानी होगी, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग आगे की तरफ। तो देखो कहीं यहाँ पर जाके मिल रही है, यहाँ पे जब मीट करेगी तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? हमेशा इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन से जब भी इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके अलावा कैसा होगा? इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा और हाईली लार्ज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना लार्ज इमेज है, और ये जो ओरिजिनल आपका रियल इमेज था वो बिल्कुल शॉर्ट था। ठीक है, तो हाईली लार्ज इमेज बनेगा। तो अब हम लोग 6 पॉइंट सारे केसेस समझ गए हैं कि इमेज को हम कहाँ पर रखेंगे तो कैसा इमेज हमारा दिखाई देगा। ठीक है, तो ओके, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे हमने पहले तो फॉर्म कर लिया और उसके बाद बना लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पे हमने सी पॉइंट ले लिया एक और एक ले लिया एफ पॉइंट। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम लोग को रखना है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक बीम ऑफ रे निकली और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करती है। अब देखो रूल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई रिफ्लेक्टिंग लाइट टच करेगी पैरेलल होके, तो वो क्या करेगी? बाहर की तरफ चली जाएगी। तो देखो हम लोगों ने बाहर कर लिया ऐसे करके, बाहर की तरफ रे जा रही है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था? हम लोग की रे ऐसे आ रही थी और वापस ऐसे सेंटर की तरफ जा रही थी, है ना। फिलहाल हम लोग को यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात करनी है, तो इसके पीछे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन खींच रखी है जो एफ को क्रॉस कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्ट से दूसरी जब हम रे ऐसे पास करेंगे तो कहाँ जाएगी? वो सी को टच करेगी। अब रूल में ये भी था कि जब कोई इंसिडेंट रे सी के पास आती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास वो आके टकराती है, तो वापस उसी रूट से वो चली जाती है। ओके, देखो एक इंसिडेंट रे आई और वापस यहाँ से चली गई। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग रे और इसकी रिफ्लेक्टिंग, दोनों रे की रिफ्लेक्टिंग रे जहाँ पर जिस पॉइंट पर टच कर रही हैं, मीट कर रही हैं, वहीं पर बन जाता है हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी लार्ज है, इमेज का फॉर्मेशन क्या है? बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्मॉल है। तो क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल होता है। नेक्स्ट है देखो इरेक्ट होता है। हम लोग अभी कॉन्केव मिरर की बात कर रहे थे तो इस तरह से इमेज फॉर्म कर रहे थे, बट यहाँ पर देखो कंडीशन चेंज है। ऐसे इमेज बनी हुई है, ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है और सामने ही ऐसे इमेज बनी हुई है, तो ये क्या है? इरेक्ट है। अब वर्चुअल कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ये क्या किया है, हम लोगों ने जो इमेज ड्रॉ की है, जो इमेज हम लोगों ने देखो ड्रॉ की है वो कैसे की है? इस तरह से हमने डैश डैश करके एक लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन, उससे हमने बनाया है। डायरेक्ट आपको बीम ऑफ लाइट यहाँ से मीट करते हुए नहीं दिखाई दे रही है रियल में। ओके, तो इस तरह का जब भी इमेज फॉर्म होता है तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी, हमेशा पोल से
फोकस के बीच में ही इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर पे। ओके, तो अब हम लोग समझ गए क्या क्या हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, डिमिनिश्ड यानी स्मॉल मिलेगा, और फोकस और पोल के बीच में मिलेगा हम लोगों को इमेज। ओके, तो ये आपकी सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है कॉन्वेक्स में कि किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के क्या यूजेस है आपके डेली लाइफ में, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, एज ए शेविंग मिरर के फॉर्म में हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। जब कभी आप लोगों ने देखा होगा शेविंग मिरर जो अलग से स्पेशली आता है, छोटा सा हाथ से पकड़ के देखने वाला, तो उसमें हमेशा कॉन्केव मिरर लगा होता है, क्योंकि आपके फेस को वो और भी मैग्नीफाई करके दिखाता है, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाता है। ठीक है, और रिफ्लेक्टर की फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टर क्या हुआ, जैसे कि आप टॉर्च यूज़ करते हो, कोई बल्ब यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह का जब होता है तो क्या होता है, उसमें हमेशा बल्ब को कहाँ प्लेस करते हैं, फोकस पॉइंट पर प्लेस करते हैं, जिससे यहाँ से निकलने वाली जो भी लाइट आने वाली होती है वो क्या होती है, हमेशा पैरेलल ही आगे आती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइट आपकी फोकस करती हुई जाती है कभी भी किसी भी रिफ्लेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। अब जब भी आप डॉक्टर के पास गए होगे, डेंटल के पास गए होगे, या ईयर डॉक्टर के पास गए होगे, या आइज़ डॉक्टर के पास गए होगे, तो उनके पास एक मिरर होता है, हेड मिरर। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, आइज़ के भी, नोज़ के भी और टूथ के भी, तो उनको वो मैग्नीफाई करके देखता है, सारी लाइट को एक जगह कन्वर्स करके एक पॉइंट को वो चेक करता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ज़रूरत होती है हमेशा कॉन्केव मिरर की। नेक्स्ट है सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है भाई, सोलर कुकर वही है जो आपका फूड कुक करता है किसकी हेल्प से, सोलर लाइट की हेल्प से, यानी सनलाइट की हेल्प से। तो वहाँ पर भी जितनी भी सनलाइट होती है ना, उसकी एनर्जी को एक जगह कन्वर्स करने की ज़रूरत पड़ती है, सारी एनर्जी को लेकर एक जगह एक पॉइंट पे वो लेकर जाता है। इसके लिए हमें कॉन्केव मिरर की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो रेज को फैला देता है ना। नेक्स्ट है फ्लड लाइट। फ्लड लाइट एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है। देखो फ़र्क क्या है ये वाले रिफ्लेक्टर और ये वाले रिफ्लेक्टर में। यहाँ पर हमेशा जो बल्ब प्लेस किया जाता है वो फोकस पॉइंट पे प्लेस किया जाता है, बट फ्लड लाइट के लिए बल्ब का प्लेस कहाँ होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप फोकस पर बल्ब को प्लेस करते हो तो जितनी भी रिफ्लेक्टिंग रेज आएंगी पैरेलल आती हैं। ओके, लेकिन जब आप प्लेस करते हो पी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में, तो आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट और बड़ा और मिरर के पीछे फॉर्म होता है। यानी जितनी भी लाइट होती है ना, उसको एक जगह फोकस करती है और एक एक बिल्कुल क्लियर बड़ा बड़ा सा उसको शो करती है। ठीक है, तो फ्लड लाइट कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, जैसे क्रिकेट के फील्ड में आप लोगों ने पिच में देखा होगा, वहाँ पर यूज़ होती है। रोड में कहीं कहीं फ्लड लाइट लगी होती है। तो इस तरह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस और बहुत ही बढ़िया लाइट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एज ए रिफ्लेक्टर कॉन्केव मिरर का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग समझ गए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यूज़ कॉन्केव मिरर का ही होता है। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका भी यूज़ है, बट इतना नहीं है, कम है। हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। हम लोगों को देखा होगा बाइक में, कार में या फिर बस में, जो एक रियर व्यू लेने के लिए एक मिरर लगा होता है, यानी कि जो ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी के पीछे के जितना भी व्हीकल्स आ रहा होता है उन सबको एक साथ देख सके, इसके लिए जो मिरर लगा होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। वो कंपैरेटिवली आपका जो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर है, उसमें कम एरिया कवर कर पाता है, ठीक, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा एरिया कवर करता है। यानी आपके पीछे की जितनी भी व्हीकल्स है, 5-6 जितनी भी आ रही हैं, उन सबको वो दिखाएगा आपके मिरर पे। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत थोड़े से ही व्हीकल्स, बहुत थोड़ा सा पार्ट ऑफ आपका रोड वो आपको शो करेगा मिरर पे। ठीक है, इसलिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है कभी भी रियर व्यू के लिए। ठीक है, एज ए रिफ्लेक्टर भी ज़रूरत पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर की। कहाँ पर, स्ट्रीट लैम्प में।
स्ट्रीट लैम्प जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रोड लाइट्स लगी होती हैं, आपके घर के बाहर भी हो सकता है लगी हो, कहीं पे रोड लाइट जो छोटी छोटी लगी होती हैं उन्हें हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। वहाँ पर भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, जो लाइट को एक बढ़िया से फैला के दिखाती है, एक जगह फोकस नहीं करती है लेकिन फैला के दिखाती है कि चारों तरफ का आपको प्रॉपर लाइट मिल सके, तो उसे हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंस मिरर। भाई जो एंटी थीफ मिरर भी हम इसको कह सकते हैं। जब भी आप लोगों को कभी स्टोर में देखा होगा, बड़े स्टोर में या फिर शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पर इस तरह के साइड में मिरर बड़े बड़े से लगे होते हैं जो पूरे हॉल का व्यू दिखाते हैं जो वहाँ पर हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह के मिरर्स का यूज़ करते हैं हम कॉन्वेक्स। कहने का मतलब ये है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बहुत बड़े से एरिया को छोटे छोटे फॉर्म में एक जगह पर देखना चाहते हैं। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। तो अब हम लोग समझ गए कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है। रिफ्रैक्शन, तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? तो हमने फर्स्ट लेक्चर पे बात की थी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई बीम ऑफ रे आई और टकराकर वापस चली गई, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई बीम ऑफ लाइट अपने मार्ग से, अपने पथ से आ रही है और अचानक से उससे उसका मीडियम चेंज हो जाता है। लाइक वो एयर से वाटर में चल जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा वो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों ही लाइट के फिनोमेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या हम लाइट ऑफ कर दें रूम की तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। तो जब हम लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, लाइट का बहुत सारी रेज आकर एक ऑब्जेक्ट पर जब पड़ती है और टकराकर वापस हमारी आइज़ पर पड़ती है, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ओके, तो ये हो गया हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। ओके, अब देखो हम लोग बात करेंगे स्पीड कैसी होती है, लाइट की क्या स्पीड होती है, किस स्पीड से लाइट आती है। देखो लाइट कहाँ से आती है, सनलाइट से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए आती है। तो सोचो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर। आप लोगों ने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में सारी एयर्स होती हैं। इसके बाद का जो एरिया होता है वैक्यूम का होता है और वैक्यूम के बाद कहीं सन पाया जाता है। ठीक है, तो सन से लाइट ट्रेवल करते करते वो अर्थ तक आती है। बीच का वैक्यूम एरिया जो कवर करती है, क्या वैक्यूम में कोई पार्टिकल होते हैं, कोई भी एयर होती है? तो नहीं होती, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, सबसे पहली बात। सेकंड, वो एयर में भी ट्रेवल कर सकती है, वाटर में भी कर सकती है और ग्लासेस में भी कर सकती है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ट्रेवल कर सकती है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स में ही लाइट ट्रेवल करती है। अब स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर सकती है डिफरेंट मीडियम में। कैसे? जैसे कि वैक्यूम से जब आती है तो वो बहुत ही फास्टर होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ वो वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है। बट जब वो एयर में आती है तो थोड़ा सा स्पीड कम होती है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में और एयर में लगभग सिमिलर ही इसकी स्पीड होती है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसके बाद जब वो आती है वाटर में, तो वाटर में काफ़ी चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड चेंज होने का मतलब काफ़ी कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा वैक्यूम और एयर में रहती है, उसके बाद वाटर में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, और ग्लास में बात करें तो उससे भी कम स्पीड देखने को मिलती है। और डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सॉलिड है डायमंड। ठीक है, ग्लास की बात करें तो सबसे हार्ड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही डेंस्ड होते हैं, और इसमें जो ट्रैवल करती है बहुत ही धीमी स्पीड से ये ट्रैवल करती है। तो देखो एयर में अगर बात करें तो लाइट की स्पीड कैसी होती है, 3.0 × 10⁸। अगर हम मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर में लेके चल रहे हैं। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो मीटर में तो बहुत लंबा हो जाएगा, किलोमीटर में बात करें तो अगर हम देखें एयर में लाइट की स्पीड तो सिर्फ 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर कवर कर रही है। सोचो कितनी स्पीड में ये काम करती है। देन अगर वाटर में देखें तो 2.3 × 10⁻10, यानी कि देखो एयर से वाटर में स्पीड इसकी कम होती है। देन आप ग्लास में और भी कम देखोगे और डायमंड में उससे भी कम देखोगे। ओके, तो इस तरह से स्पीड लाइट की वेरी कर सकती है।
ओके, इतना हम समझ गए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम आगे करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक ही मीडियम में, सिंपल एक मीडियम में ये इसका जो इंडेक्स होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, बस आप इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम होते क्या है। अभी हमने बताया ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं, जिन पे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है उन्हें हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो सकते हैं और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो सकते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात करें तो जहाँ पर स्पीड फास्टर होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मोर, नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, मतलब कि फास्ट होती है। सोचो आप लोग जब भीड़ में चलते हो तो क्या करते हो, अपनी स्पीड कम कर लेते हो, लेकिन जब आप बिल्कुल प्लेन बिल्कुल खाली रोड पे चलते हो, वहाँ पे कोई क्राउड नहीं होता है, तो वहाँ पे आप इजीली फास्टर चल पाते हो। तो वही हाल लाइट का भी होता है। जब मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो फास्टली वो गो करती है, रन करती है, लेकिन जब वहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए यानी कि डेंसर मीडियम हो गया तो वहाँ पर लाइट धीरे धीरे ट्रेवल करती है, स्लो करती है। तो जहाँ पर धीरे ट्रेवल करती है उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, यानी कि अगर हम वाटर ग्लास की बात करें तो वहाँ पर जो मीडियम है डेंसर हो जाता है, यानी कि डेंसर का मतलब कि डेंस, घनापन होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास इसके प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ओके, अगर हम एयर की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर प्रेजेंट होते हैं, आराम से लाइट ट्रेवल कर सकती है, इसे हम कहते हैं रेयरर मीडियम। ओके, एक चीज़ और, अगर लाइट अगर एयर से वाटर पे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। ओके, लेकिन अगर लाइट वाटर से ग्लास पे जा रही है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इस जगह पर, इस सिचुएशन पर ये रेयरर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर लाइट वैक्यूम से एयर पे जा रही है तो वैक्यूम रेयरर हो जाएगा और एयर डेंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो जहाँ पर मीडियम वेरी करता है तो हम उन्हीं को रेयरर और डेंसर मान लेते हैं। ओके, अब हम समझ गए ऑप्टिकल मीडियम 2 टाइप के हो सकते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट को आप देखो और उसकी जो रोशनी होती है वो इधर उधर घूम के अपने पथ को चेंज करते हुए ऐसे आती है, नहीं आती है, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पर चलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। देखो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट बहुत दूर से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, और ये क्या हो गया, हाँ, ये बीम ऑफ लाइट आपको बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रही है और सीधे इस जगह पर पड़ रही है ना। ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लाइट की बीम ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही है लेकिन बिल्कुल सीधे लाइन पर ट्रेवल कर रही है। एक लाइन पे, टार्च पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल सीधे ट्रेवल करती है। यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखो एक जगह से लाइट आ रही है बट यहाँ पर बीच में एक बॉल आ गई है ना, तो लाइट का जो पाथ है तब भी नहीं चेंज हो रहा है, वो सीधे जा रही है। जहाँ पे बॉल आई है उसकी जगह यहाँ पर शेडो दिखाई दे रही है, यानी कि लाइट हमेशा मेन एक लाइन पर ही ट्रेवल करती है सीधे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो देखेंगे कैसे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर हम लोगों ने वाटर रखा है, एक बीकर में वाटर ले लिया है जिसमें एक सिंपली आप लोग घर पे भी कर सकते हो, कोई बीम ऑफ लाइट डालते हो। ठीक है, आप लोग जो वो लेज़र लाइट वाला एक टार्च आता है वो ले सकते हो और इससे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो लेज़र लाइट से हमने ऐसे करके एक बीम ऑफ लाइट डाली। ठीक है, तो जहाँ तक एयर प्रेजेंट है, देखो वाटर का लेवल कहाँ है, ये है, हमने यहाँ से बीम ऑफ लाइट डाली, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो यहाँ से तो बिल्कुल सीधे जा रही है लाइट। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, यानी कि एयर से वो वाटर में लाइट ट्रेवल करती है, तो अपने पाथ को थोड़ा सा बेंड कर देती है, यानी चेंज कर देती है। तो इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट चेंज द पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग समझ गए किस तरह से बेंडिंग होती है, आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो,
अब रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स जानने जरूरी होंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, जो आने वाली लाइट है उसे क्या कहते हैं, जो रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट है उसे क्या कहते हैं, तो हमें ये सब जानना जरूरी है। तो देखो ये क्या है, एक प्लेन हो गया, यहाँ तक एयर प्रेजेंट है और यहाँ हम आ गए वाटर में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम बोल देंगे रेयरर मीडियम और इसको हम बोल देंगे डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। अब देखो एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से भेज दी गई, ठीक है, जो आके एक पॉइंट से टकरा जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जो लाइट हमने भेजी है ना, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, आने वाली रे यानी कि इंसिडेंट रे। अब देखो इस पॉइंट से टकराइए और टकराने के बाद थोड़ा सा वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जा रही है, बेंड हो गई। तो ये बेंड हो गई तो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग हो गई, इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन जो बेंडिंग हुई है वहाँ से भी जो पॉइंट है वो सेम होता है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिंग रे, इसको हम रिफ्रैक्टिंग रे बोलेंगे। ये जो पॉइंट है इन दोनों का सेम है और मीडियम चेंज होने का भी पॉइंट सेम है, तो वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यहाँ से बनता हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल से रिप्रेजेंट करेंगे एन से। अब देखो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच एक बन जाता है एंगल, वैसे ही रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन जाता है, इसको हम कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग रे यानी आर। हमेशा एंगल को हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इधर देखो इंसिडेंट रे के लिए भी हम एक एंगल बना लेंगे, एंगल आई, ओके। तो ये टर्मिनोलॉजी है कुछ, इससे आपको याद रखना है। देखो हम लोगों ने जब पढ़ा था प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की, तो वहाँ पर आई इक्वल टू आर होता था, यानी कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग रे। लेकिन यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करोगे आप लोग, हमेशा एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ओके। ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है, या फिर ये बड़ा होता है या छोटा होता है, मतलब कि दोनों में चेंज हो सकता है और हमेशा होगा ही, क्योंकि बेंडिंग हो रही है ना, इसलिए। तो ये कुछ टर्म्स है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्रैक्टेड एंगल्स क्या होते हैं, तो ये आप लोग समझ लेना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ कैसे होता है, मतलब क्या तरीके हैं बेंडिंग के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लेन है एक, तो इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, ठीक है। मान लो यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। अब एक बीम ऑफ लाइट आई ऐसे करके, और आने के बाद इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे देखो यहाँ डेंसर्स बना हुआ है, एक सीधी प्लेन पर, सीधी लाइन पर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये सीधी लाइन पर ना जाकर ये थोड़ी सी अपने पाथ से बेंड हो जा रही है, बेंड, देखो सही से बन नहीं रहा है, ये बेंड हो रही है। एक लाइट आई और बेंड हो गई, और जाना क्या चाहिए इसको, इस लाइन पर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे ही हम कह दिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम पे ट्रेवल कर रही है लाइट, तो किसके पास जा रही है, नॉर्मल वाली जो लाइन है इसके पास से होते हुए गुजर रही है, ठीक है। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट नॉर्मल के पास से होते हुए जा रही है। नेक्स्ट फिगर में देखो डेंसर मीडियम ऊपर है, रेयरर मीडियम नीचे है, यानी कि डेंसर मीडियम से जब लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर मीडियम पे, तो डेंसर मीडियम से लाइट आई ऐसे, इसको कहेंगे हम यहाँ पर इंसिडेंट रे, इसको हम यहाँ पर इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। अब इसको देखो सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जा रही है, ये क्या कर रही है, बेंड हो रही है, आउटसाइड को बेंड हो रही है, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा दूर जा रही है। ये यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्मल के पास आ रही थी, यहीं पर रिफ्रैक्शन में चेंजेस है। देखो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी लाइट, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, तो बेंडिंग क्या होगी, नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रिफ्रैक्टिंग रे हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगी, यानी कि दूर रहेगी नॉर्मल से, ओके। तो ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल एकदम अच्छे से रट के रखना है कि क्या होता है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल के पास में आएगी। लेकिन
जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग क्राउड पे चलते हैं तो क्राउड में क्या होता है, हम लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, सिमट कर चलते हैं बिल्कुल पतले होकर, है ना। लेकिन जब हम लोग को बिल्कुल साफ रास्ता मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आराम से फैल कर चौड़े होकर चलते हैं, है ना। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पर, जैसे डेंस है यानी कि क्राउड है तो क्या हो रहा है, हम लोग बिल्कुल पतले हो गए हैं, बिल्कुल छिप कर चल रहे हैं, बिल्कुल सिकुड़ कर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एंगल कम बन रहा है, हम लोग कम एंगल में चल रहे हैं, है ना। और जैसे ही भीड़ हटी सामने से और बिल्कुल सीधे हम लोग को खाली रोड पे चलने का मौका मिला तो हम लोग बढ़िया चौड़े हो गए। तो क्या होता है, नॉर्मल से हम दूर से चले गए, यानी कि हम फैल कर चलने लगे। तो देखो फैल रही है ना, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से फैल रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इस चीज़ से आप लोग ये दोनों लॉ याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी वही लिखा है, इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो अब हम लोग बात करते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में चले वो है, थ्रो नॉर्मल लाइट, कहाँ से, नॉर्मल लाइट से, नॉर्मल से, तो इट्स नॉट बेंड ऑन रिफ्रैक्शन, ये कभी भी बेंड नहीं होती है। यानी कि जब भी लाइट नॉर्मल रे से आ रही है, जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर खींचते हैं प्लेन से, उस रेस से ही आ रही है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए इंसिडेंट रे आ रही है और नीचे जा रही है, तो कोई बेंडिंग नहीं होती इसमें। जब भी कभी तिरछी लाइट आती है तभी बेंडिंग होगी, अदरवाइज कोई बेंडिंग नहीं होती, किसी भी मीडियम में हो, कोई भी मीडियम चेंज हो रहा हो। ओके, यानी यहाँ पर देखो एयर है, यहाँ ग्लास है, लेकिन यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं हो रही, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तीनों रूल हम लोग को याद रखने हैं कि जब रेयरर से डेंसर पे जाएगी लाइट तो क्या होगा, लाइट टूवर्ड्स होगी, नॉर्मल के पास होगी, मतलब थोड़ी सी जगह पे सिमट के चलेगी। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर पर जाएगी तो क्या होगा, ये फैल के जाएगी, दूर दूर चलेगी, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी, टू अवे दी नॉर्मल, ठीक है। और जब भी नॉर्मल से ही लाइट आ रही है तो कभी भी वो बेंड नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब मतलब कि ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा है और उससे होते हुए जब लाइट पास होती है और फिर से बाहर निकलती है तो उस टाइम पीरियड पे किस तरह से लाइट बेंड होती है और कितना दोनों में कितनी बेंडिंग होती है, कितना डिफरेंस होता है। तो ये सब हम लोग पूरा फिगर बना के पूरा डायग्राम से सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं कि एक इस तरह का लाइट का इस तरह का ग्लास का एक हम लोग के पास स्लैब है और मोटा होगा ये इतना, और इसमें हम लोगों ने एक बीम ऑफ लाइट इस तरह से डाली, ठीक है। तो डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एयर है, मीडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेयरर मीडियम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डेंसर मीडियम, और यहाँ हो जाएगा देन अगेन रेयरर मीडियम। यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे भी एयर है, और यहाँ क्या है, ग्लास स्लैब है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एयर में लाइट ट्रेवल करेगी तो फास्टर ट्रेवल करेगी, जब ग्लास पे लाइट ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगा। देन जब फिर से वो एयर पे पास होगी तो फिर से उसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो यानी कि दो जगह बेंडिंग होने वाली है। कैसे बेंडिंग होगी, देखो यहाँ पर जब लाइट आई, यहाँ से यहाँ तक आई तो थोड़ी सी वो अपनी जगह से बेंड हो गई। अब चूंकि वो रेयरर से डेंसर पे जा रही है तो किसके पास से बेंड होगी, यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल खींच दिया हमने तो यहाँ से क्या होगा, किसके थ्रू बेंड हो गई, वो किसके पास आ गई, नॉर्मल के पास आ गई। अब यहाँ से तो यहाँ तक पूरा वो सेम चलेगी क्योंकि एक ही मीडियम है ना। अब यहाँ से देखो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है तो एयर पे आ रही है वो, अब एयर पे आएगी तो फिर से वो यहाँ से वो बेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो वो नॉर्मल से अपने, ये भी नॉर्मल हो गया, यहाँ से अपने वो दूर जा रही है, यहाँ पर पास जा रही थी और यहाँ से दूर जा रही है। तो इस तरह से पाथ जो है लाइट का चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम एक्चुअल लाइट बीम को देखें तो ये इस तरह से यहाँ आ रही है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वो लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो इसे ही हम जानेंगे पूरा डायग्रामेटिक वे में। देखो यहाँ पर देखो इस तरह से थोड़ा सा मेंशन किया गया है कि इसी यहाँ से लाइट आई है और आने के बाद यहाँ पर बेंड हुई है और बेंड होने के बाद फिर से बेंड हुई है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींचा है, यहाँ पे नॉर्मल खींचा है, और नॉर्मल खींचने के बाद यहाँ पे जब मीडियम डेंसर हुआ है तब जब बेंड हुई है तो किसके पास गई है, नॉर्मल के पास जा रही है। लेकिन यहाँ पर जब मीडियम चेंज हुआ है, डेंसर से एयर में जा रही है यानी रेयर में जा रही है, तो वो नॉर्मल से थोड़ी दूर जा रही है, यानी कि दूर की तरफ वो बेंड हो रही है ना। तो और देखो
जो लाइट बीम ऑफ लाइट है ये आपकी मेन लाइट है, यहाँ से बिल्कुल पास होना चाहिए, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो इतना बेंड हो जाती है और इतनी दूरी वो चेंज कर लेती है। ओके, तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग अपने डायग्राम से समझ लेते हैं इसको कैसे होना चाहिए। ओके, देखो ये है हमारा लाइट स्लैब, यहाँ पर है एयर, यहाँ पे है ग्लास और यहाँ पे अगेन एयर। ओके, एक बीम ऑफ लाइट हमने भेजी यहाँ से, एक ये ऐसे आ गई, ठीक है, टकराई यहाँ पर, इसको हम फिर से बना लेते हैं। एक बीम ऑफ लाइट आई यहाँ पर टकराती है, ठीक। ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है। क्लियर करते चलिए पहले से। इंसिडेंट रे यहाँ पर रुकी, ठीक है। अब देखो मीडियम चेंज हुआ तो वो क्या हुई, बेंड हो गई, अपनी जगह से थोड़ी सी बेंड हो गई और यहाँ पर आती है। अब देखो जहाँ से बेंड हुआ है उसी पॉइंट से हम लोगों ने एक नॉर्मल बना लिया है। क्लियर हो गया इतना। नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल से इंसिडेंट तक एक एंगल बनता है आई। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ नॉर्मल से रिफ्रैक्शन रे तक एक एंगल बनता है आर, इसको हम R1 R2 बोल देंगे और यहाँ I को हम I1 बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो अब यहाँ तक आई, अब यहाँ से देखो एयर में आ रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जा रही है, तो देखो इस तरह से वो फिर से ट्रेवल करते हुए फिर से वो बेंड हो जाती है। अब बेंड यहाँ पर चेंज होता है, वो नॉर्मल से कैसे जा रही है, दूर जा रही है। यहाँ पे हमने नॉर्मल का नाम रख दिया है M। ओके, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल से वो दूर जा रही है। देखो अब क्या हो रहा है, ये जो रे जा रही है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ओके, इसे हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। तो इस एंगल को हम R2 बोल देंगे और इसको हम I2 बोल देंगे, ठीक है। इस एंगल को हम ई एंगल यानी इमर्जेंट एंगल से ई एंगल भी बोल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग का लाइट क्या था, सीधे अगर लाइट की बात करें, अगर एक मीडियम में चल रहा होता लाइट तो बीम ऑफ लाइट कैसे जाता, बिल्कुल सीधे ऐसे अपने पाथ पे चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ग्लास स्लैब आने की वजह से ये बेंड हो गया है, बेंड होकर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इनके और इनके बीच डिस्टेंस कितना हो गया, S। इनके और इनके बीच S मान लो या X मान लो, कुछ भी मान लो, इनके बीच क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, एक डिस्टेंस आ गया, इसे हम S से डिनोट करते हैं। तो ये फिगर बनना है आपके ग्लास स्लैब से होते हुए बीम ऑफ लाइट के ट्रेवल के लिए। ओके, इसमें हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी डायग्राम है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रेयर मीडियम पे रहेगी लाइट तो स्पीड कम होगी, और जैसे ही डेंसर पे आएगी तो किधर नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और जैसे ही डेंसर से रेयर पे आती है तो वो किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर अवे बेंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर पे आ रही है। ओके, बस हमें इतना ध्यान रखना है और हमारा डायग्राम बिल्कुल रेडी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज। अब हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। अभी हमने क्या लिया, ग्लास स्लैब लिया, अब हम प्रिज्म पे बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, आप सब लोग जानते हो कि एक छोटा सा ग्लास का एक ट्रायंगल टुकड़ा जैसा होता है, ट्रायंगल फॉर्म में होता है। आप लोग लैब में देखे होंगे या फिर आप गूगल पे सर्च कर लो तो दिख जाएगा इसलिए। तो देखो यहाँ पे देखो, कोई बीम ऑफ लाइट हम ऐसे से भेजते हैं, ठीक है, भेजा हमने। अब देखो यहाँ पर क्या है, सरफेस हमारा क्या है, प्लेन सरफेस ऐसा है। तो यहाँ के लिए हम अपना जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ के पॉइंट से टच कराते हुए ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमारा खींच गया, जिसको हम नॉर्मल बोल देंगे। ओके, अब देखो ये बेंड होगी ना, बेंड होगी, किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल के साइड बेंड होगी, क्योंकि रेयरर मीडियम यहाँ है, डेंसर मीडियम यहाँ है, तो नॉर्मल के साइड बेंड होगी, यानी कि ये ऐसे चली जाएगी। पाथ इसका कहाँ चल रहा है, ऐसे जाना चाहिए इसको, लेकिन बेंड होके ये नॉर्मल के साइड बेंड हो रही है, इसलिए इधर से जाएगी। ओके, अब देखो एक सेम पाथ पर ये सेम मीडियम पे ये सेम ट्रेवल करेगी, सेम एक लाइन पर, और यहाँ से जैसे ही फिर से इसका पाथ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग फिर से एक नॉर्मल खींचेंगे ऐसे, ठीक है, इसको हम M नाम दे देंगे। अब यहाँ नॉर्मल खींचने के बाद यहाँ से देखो, अब डेंसर से मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, यहाँ पर फिर से रेयरर मीडियम है, तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल से दूर जाएगी हमारी रे, बेंड होके दूर चली जाएगी ऐसे, ठीक है, हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो इस तरह का कुछ फिगर फॉर्म होगा। अब इसको जानी कैसे चाहिए, अगर ये रे जाती है
ये वाली रे अगर हमारी जाती है तो सीधी जाती ना, इसको जानी चाहिए ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको पीछे फॉर्म करें एक इमेजिनरी लाइन, तो ये दोनों यहाँ पर कट करती है एक जी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये फिगर बन गया, बिल्कुल सिंपल फिगर है आपका प्रिज्म से होते हुए कैसे एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। ओके, अब यहाँ पर देखो एंगल क्या बनता है। यहाँ पर एंगल बनाओगे तो इंसिडेंट रे है ये हमें पता है। एक ये इंसिडेंट, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सब हौच पौच होने वाला है, ठीक। ये है इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर बन जाएगा सिंपल इंसिडेंट रे I1, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जा रही है ना, तो यहाँ के लिए ये एक ये इंसिडेंट रे हो गई, तो यहाँ पर भी जो बनेगा एंगल बनेगा I2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये पूरा ये रिफ्रैक्टिंग रे बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग रे R2, और यहाँ पर हो गया था R1, ठीक है। बहुत छोटा छोटा जगह है तो बन नहीं रहा है, तो देखो R2 बन गया। अब हम इमर्जेंट रे किसको बोल रहे थे, जब भी लाइट बीम ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से होके आ रहा है और डेंसर मीडियम से होके वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे, यानी कि इस रे को हम कहेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये जो हम लोग का एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है प्रिज्म का। एक बार और देख लेते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है, एक ये क्या है इंसिडेंट रे आती है और वो बेंड हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को एक नॉर्मल खींचना है परपेंडिकुलर, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। अब देखो डेंसर मीडियम से फिर से वो रेयर मीडियम पे जा रही है, तो वो दूर बेंड होगी। यहाँ पर हमारा नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो इसे ही हम कहेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फिगर फॉर्म होने वाला है। प्रिज्म के थ्रू हम रिफ्रैक्शन का डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं कि किस तरह से प्रिज्म से लाइट स्प्लिट होती है, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है, और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इफेक्ट क्या क्या पड़ता है हमारी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का हम लोग देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। देखो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं या किसी पानी से भरे कंटेनर पे उसको डाल देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें या तो अपनी तली से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है या फिर थोड़ा सा साइड में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखो जैसे हमने एक पेंसिल है उसको पानी से भरे कंटेनर पे डाल दी, ठीक है। अगर आपकी आइज़ यहाँ पर है, ठीक है, अगर आपकी आइज़ यहाँ से आपको पेंसिल देख रहे हैं आप, तो वो अपनी पेंसिल, आपकी एक्चुअल पेंसिल आपको उस जगह से ना होकर दूसरी जगह दिखाई देगी। देखो यहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी पेंसिल जैसे टूट गई है, दूसरी दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखो एक्चुअली बात ये है कि आपको ओरिजिनल पेंसिल, आपकी जो एक्चुअली पेंसिल है वो दिखाई ही नहीं दे रही। ये जो दिखाया दे रहा है ये आपको उसका इमेज दिखाई दे रहा है जो उससे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से थोड़ा सा आप उसके नीचे आओ अपनी आइज़ लेके, तो आपको उसका इमेज शायद आपको यहाँ पर उसका अपना पेंसिल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो उस पर जो लाइट पड़ने वाला है वो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या है डेंसर मीडियम से वो पाथ को चेंज करते हुए ऊपर एयर में आता है, और जैसे ही वो आता है एयर में वो अपनी जगह से नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल बनेगी तो यहाँ से थोड़ा सा वो दूर चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब आपकी आइज़ यहाँ पर होंगी तब वो अपने ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, और यहाँ होगी तो नहीं देख पाओगे, यहाँ पर नहीं देख पाओगे, यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपको इसका इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपकी पेंसिल आपकी उस लैंड पर ना होकर दूसरी जगह दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। आप लोग घर पे करके देख सकते हो कि कोई भी पेंसिल आप उठाकर अपने किसी पानी के ग्लास में डालो और उसमें देखो कि आपको साइड से जब आप देखोगे ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर देख रहे हो तो आपको वो अपनी जगह से दूसरी जगह दिखाई देगी ऊपर से ही, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी आइज़ को नीचे लेके देखो तो आपको अपनी पेंसिल पूरी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये इसी वजह से होता है कि जब आप कभी पॉन्ड पे देखते हो या फिर स्विमिंग पूल पर देखते हो तो आपको जो नीचे का जो बेस है वो हमेशा आपको थोड़ा सा कम
दिखाई देता है, यानी कि आपको जो उसका डेप्थ है पानी का, एक्चुअल डेप्थ दिखाई नहीं देती है, वो हमेशा सरफेस नीचे से थोड़ा सा नीचे का जो तली है वो उठी हुई दिखाई देती है। आप अगर उसमें एक कॉइन फेंक दोगे तो भी आपको वो कॉइन अपनी जगह से ना दिख कर, मान लो आपने एक कॉइन फेंका यहाँ पर, तो यहाँ पर ना दिख के वो आपका कॉइन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्टार ट्विंकलिंग। आपको रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये इसी वजह से दिखाई देते हैं कि वहाँ पर आते हुए लाइट कई बार मीडियम चेंज होता है, इसकी वजह से वो लाइट चेंज होती रहती है और एक रिफ्रैक्शन बनता है लाइट का। रिफ्रैक्शन बेंड होते होते लाइट हमारे पास आती है, इसकी वजह से लाइट ट्विंकल करते दिखाई देते हैं स्टार्स, है ना। वो एक्चुअल में ट्विंकल करते नहीं हैं। फिर देखो सनराइज एडवांस्ड। आप लोगों ने देखा होगा जब आप सुबह सो के उठते हो कभी कभी, तो वैसे तो इतनी जल्दी उठोगे नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो मॉर्निंग में आपको सन के पहले वहाँ से रेज आती हुई दिखाई देंगी। उजेला लाइट आपको चारों तरफ स्काई में पहले दिखाई दे जाएगी, फैल जाएगी, आपको सन आपको बाद में दिखाई देगा। क्यों? तो इसे ही हमने कह दिया कि सनराइज एडवांस्ड। इसी को हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की फिनोमिना की वजह से हमें सन दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर उसकी लाइट पहले दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट देखो, वैसे ही सनसेट डिले। हमेशा जब आप देखते हो इवनिंग में सनसेट होता है, तो सनसेट होने के बाद भी आपको लाइट दिखाई देती है वहाँ पर, इसीलिए आपको लगता है डिले हो रहा है सनसेट, लेकिन एक्चुअली ये फिनोमिना काम करता है यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्शन का, जिसकी वजह से हमें सनसेट होता हुआ पहले दिखाई दे जाता है, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कुछ डेली लाइफ के फिनोमेना हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, और भी हैं जो आप लोग देख सकते हो, आप लोग ऑब्जर्व करके देखो तो वो होते हैं, ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होते हैं, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ लॉ पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे रिफ्रैक्शन के। आज हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहला क्या है, जब भी आपकी जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल रे, वो तीनों एक प्लेन पर बनती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल टू इंटरफेरेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट इंसिडेंट आल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका डायग्राम में समझेंगे। और फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो है ये, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है V1 बाई V2, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल। अभी हमने बताया था यहाँ पर भी एक एंगल बनता है और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा कॉमन होता है एक सेम मीडियम पे, ठीक है। तो क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यही है स्नेल्स लॉ, ठीक है। जब भी, अभी देखो हम डायग्राम में समझाते हैं, ये सेकंड लॉ हम डायग्राम में देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट आई, सन से होते मान लो आ रही है, तो यहाँ तक आके टकराई, एक प्लेन पर टकराई, ठीक है। और उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होके नीचे आ गई। यहाँ से ही हमने जिस पॉइंट से वो टकराई है, उसी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, जो 90 डिग्री का है। अब देखो ये क्या है, तीनों लाइन एक प्लेन पर है, एक पॉइंट पर है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ आई, ठीक। और यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो साइन एक तरह का साइन क्या है, एक आपका मैथमेटिकल फिनोमेना है, मैथमेटिकल यूनिट है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप लोग बस इतना समझो कि साइन एंगल आई और साइन एंगल आर, ये दोनों का जो कांस्टेंट होगा, इनका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट निकलेगा। यानी कि यहाँ पर मान लो 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है आर, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों का जो साइन 60 का वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, और फिर नीचे साइन 30 की वैल्यू रखी जाएगी, वो हमेशा एक मीडियम पे हमेशा सेम होगी, ठीक है। अगर आप हमेशा वाटर का पूछोगे, वाटर का लोगे, तो हमेशा वो सेम ही होगी, वाटर और एयर का, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है सेकेंड लॉ का, कि ये जो एंगल, अगर आप इसका बढ़ाते हो तो इसका और इसका कम होगा,
इसका जो एंगल है इसका कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि आप जितना उधर से कम करोगे या ज़्यादा करोगे एंगल को, इधर आपका वो मेंटेन हो जाएगा। तो यही बात होती है कि साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होती है। ये सेकंड रूल होता है रिफ्रैक्शन का। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको फिर से इस वीडियो को बनाकर फिर से क्लियर करूँगी। ओके, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, यहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिंग होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? देखो, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे लाइट व्हेन पासिंग थ्रू मीडियम टू इनटू अनदर, यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो कितना बेंड होती है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, इस साइन को हम म्यू बोलते हैं, ठीक है। ये साइन जो है इसको हम म्यू बोलेंगे, और 1 और 2 इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम 1 मीडियम बाई सेकेंड मीडियम दोनों को लेके चलते हैं तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू होता है V1 बाई V2। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो देखो यहाँ पर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि दोनों मीडियम, मान लो यहाँ पर एक एयर का मीडियम है और एक वाटर का मीडियम है, तो यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है लाइट की वो क्या होगी, और यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी वो लिखना है, ठीक है। हमने पहले ही बताया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो अपना स्पीड चेंज कर लेता है, ठीक है। मान लो एयर में है तो उसका स्पीड कोई और होगा, तेज होगा, और वाटर में आया तो इसका स्पीड क्या होगा, धीमे हो जाएगा। तो वही कहा गया है मीडियम 1 पे स्पीड क्या होगा, मीडियम 2 पे स्पीड क्या होगा, तो उसका जो रेशियो निकलता है वही कहलाता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। ओके, अब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को हम इसके इक्वल मान सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर की मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कम है, स्पीड कम है लाइट का, तो क्या होगा, एंगल दूसरा फॉर्म होगा, और स्पीड तेज है तो एंगल दूसरा फॉर्म होगा, यानी कि लाइट की स्पीड से ही वेरी करेगा उसका एंगल। ओके, अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, एंगल दूसरा फॉर्म होगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो एंगल कम फॉर्म होगा, यानी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते थे थीटा का मान, और यहाँ पर निकालते हैं हम उसकी स्पीड को लेके चलते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ओके, तो हम लोग समझ गए। एक बार और समझ लेते हैं फाइनली कि देखो, लाइट का अगर स्पीड क्या है, फास्टर है, तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, बड़ा बन जाएगा, और एंगल यानी कि चेंज होगा एंगल में कुछ, और लाइट का स्पीड स्लो है तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एंगल स्पीड कम हुआ तो चेंज, अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो चेंज, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को हम म्यू से प्रेजेंट करते हैं, और 1 हमेशा यहाँ और 2 हमेशा यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। हम समझ गए। अगर देखो कभी कोई कंडीशन ये आ जाए कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में क्या हो जाए कि मीडियम 2 से लाइट मीडियम 1 पे आ रही हो, यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट में बात की थी कि पेंसिल रखा है तो यहाँ से लाइट ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ वाटर से ऊपर जा रही है, मीडियम 1 से वो मीडियम 2 पर जा रही हो, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, म्यू हो जाता है 2 और 1, ठीक है, और यहाँ पर चेंज होता है 2 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, हम लोग देखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये भी एक लाइट का फिनोमिना है, इसको भी जानेंगे। तो देखो, लास्ट ईयर हम लोगों ने 7th क्लास में ये जाना था कि जो सनलाइट होता है वाइट कलर का होता है। ओके, अब ये जो वाइट कलर का सनलाइट होता है ये 7 कलर से मिक्स होकर बनता है, ये हम लोग को क्लियर है। और ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर होते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे 7 कलर्स का मिक्सअप होता है वाइट कलर की लाइट जो कि सन से आती है, ठीक है। अब जब ये सनलाइट हम किसी ग्लास प्रिज्म से इसको पास कराते हैं,
ठीक है। एक ग्लास प्रिज्म क्या होता है, इसी तरह का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लास का प्रिज्म, ठीक है। तो इससे जब हम पास कराते हैं वाइट लाइट को तो ये क्या करता है, सारे 7 कलर्स को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट करके एक बैंड के फॉर्म में बाहर से दूसरे साइड से निकालता है। अब यही वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, लाइट का, वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। ओके, तो वही दिया हुआ है, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट 7 कलर लाइट विद ग्योर and process of white light splitting into constituent colors is termed as dispersion। ओके, अब हम लोग समझ गए क्या होता है डिस्पर्जन। अब देखो, ये जो बैंड बनता है वेब ग्योर का, यानी 7 कलर्स का बैंड बनता है, इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, एक वाइट लाइट आती है और इस तरह से 7 कलर्स में स्प्लिट होकर फैल जाती है। लाइक अगर हम कहें कि जो वायलेट कलर है वो सबसे नीचे होगा, रेड कलर है वो सबसे ऊपर होगा, ग्रीन कलर बीच में होगा, तो इस तरह से इनका जो प्लेस होता है ना कलर्स का, वो हमेशा वही रहता है। आप लोग देखते होंगे रेनबो, रेनबो आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में, वो कैसे वहाँ पे फॉर्म होता है, वहाँ पर भी स्प्लिटिंग होती है, वहाँ पर भी डिस्पर्जन होता है। देखो, जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हर एक ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह वर्क करता है, ठीक है। और जब भी इसमें वाइट कलर की सनलाइट पड़ती है तो ये सारे कलर्स यानी 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है उस वाइट लाइट को, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं तो कई सारे स्प्लिटिंग हो जाती है, वहाँ पर कई सारे स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा रेनबो देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम समझ गए कि रेनबो क्या है, वो भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ओके, अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर डिस्पर्जन होता क्यों है, क्या कारण है इसका। तो डिस्पर्जन क्यों होता है भाई, देखो हम लोग ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में डिफरेंट होती है। ओके, क्लियर है। रेयरर मीडियम यानी एयर में देखें तो चेंज होती है, फास्टर होती है, और वाटर में देखें तो उससे कम होती है, और ग्लास में देखें तो स्पीड उसकी और भी कम हो जाती है। उसी तरह एक ग्लास प्रिज्म में क्या काम करता है, उन वाइट लाइट के सारे कलर्स के लिए डिफरेंट स्पीड देता है। यानी कि एक वाइट लाइट जब एक वाइट लाइट आती है तो अगर ग्लास प्रिज्म से वो टकराती है तो क्या होता है, वो वाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं उन 7 कलर्स के लिए अलग अलग स्पीड देता है एक प्रिज्म। यानी कि जो रेड कलर है उसके लिए डिफरेंट स्पीड होगा, येलो कलर है डिफरेंट स्पीड होगा, ऑरेंज है डिफरेंट स्पीड होगा, ग्रीन है डिफरेंट स्पीड होगा, ब्लू है अलग स्पीड होगा। यानी सबके लिए अलग अलग स्पीड होता है, तो उनके बैंड भी अलग अलग फॉर्म कर देता है वो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वायलेट लाइट मिनिमम एंड रेड लाइट इज मैक्सिमम। जो वायलेट जो कलर होता है आप लोगों ने देखा अभी प्रिज्म में सबसे नीचे आता है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड होता है सबसे कम होता है, जबकि रेड लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है, तो वो तेज़ी से वो आगे बढ़ जाती है। स्पीड मैक्सिमम होता है यानी कि डेविएशन उसका कम होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट कोई आती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, मान लो रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर से डेंसर में जब कोई लाइट, बीम ऑफ लाइट आती है तो नॉर्मल से, ये नॉर्मल है हमारी, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की साइड पे बेंड हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड जितनी कम होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा वो बेंड होगी। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होगी, वायलेट कलर में, और सबसे कम बेंडिंग किस में होगी, रेड कलर में। बात समझ में आई। रेयरर में रेड की स्पीड ज़्यादा है तो वो नॉर्मल से उतना दूर रहेगा, और अगर
वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है तो नॉर्मल के उतना पास रहेगा। इसी आधार पर तो इसी बेसिस पर तो बेंडिंग होती है कि जिस लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से डेंसर पे वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा वो बेंड हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कौन देता है, वायलेट कलर देता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। और मिनिमम डेविएशन कौन देता है, रेड कलर देता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट हम उससे निकाल सकते हैं मीडियम 1 से और मीडियम 2 में। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो निकल आती है, उससे चेंज हो जाती है हमेशा प्रिज्म के स्प्लिटिंग से, ठीक है। यानी कि जो प्रिज्म होता है हमारा वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर ही डिफरेंट कलर को पास करता है। तो ये कारण होता है डिस्पर्जन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि एक दूसरा मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम स्पीड फॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कारण बनता है डिस्पर्जन का। अब हम लोग समझ गए कि रेनबो कैसे बनता है, क्यों कलर का स्प्लिटिंग होता है एक प्रिज्म के थ्रू। अब देखो अगर हम डिस्पर्जन में एक एक्टिविटी करके देखें, एक प्रिज्म ले लें हम यहाँ से वाइट लाइट निकाल लें तो वो क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। अब हम उसी जगह स्प्लिट करके इसको दूसरी तरह इसको पलट कर एक प्रिज्म दूसरा प्रिज्म उसी के बगल में रख लें तो क्या होगा, वहाँ पर सारी लाइट ऐसे समेट कर फिर से वाइट कलर के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि जब भी एक प्रिज्म से सारी लाइट स्प्लिट होकर वापस किसी दूसरे प्रिज्म में आप लोग डालते हो दूसरे साइड से उल्टा करके, तो वो वाइट लाइट के एक बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में निकलकर बाहर आती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये किसी की बुक में दे रखा है तो हमने एक छोटा सा टॉपिक था बता दिया। ओके, तो अब ये जो प्रिज्म का टॉपिक है हमारा ख़त्म हो चुका है और यहाँ से सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक नया वीडियो भी बना देंगे। ओके, थैंक यू। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमने प्रिज्म पढ़ लिया, लाइट का डिस्पर्जन जान लिया किस तरह से होता है 7 कलर्स में। अब हम देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। बहुत ही छोटे से बच्चों में ये क्वेरी होती है कि रेनबो कैसे बनता है। जब रेनी सीज़न आता है, रेन टाइम पीरियड पे या फिर आफ्टर रेन, लोग देखते हैं कि स्काई में एक रेनबो बन जाता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये कैसे बनता है, ये कोई भगवान अपना इंद्रधनुष नहीं निकालते हैं। एक्चुअली जब वाइट लाइट पड़ती है छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में, जो कि रेन की वजह से पूरे इन्वायरमेंट में फैले होते हैं, ठीक है। तो जब वो ड्रॉपलेट्स में लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह से स्ट्रक्चर, मतलब प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर प्रिज्म लाइक प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। तो उससे क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही 7 कलर की स्पेक्ट्रम निकालते दिखाई देते हैं। ओके, अब जब इन्वायरमेंट में इतनी सारी ड्रॉपलेट्स हैं तो सबसे लाइट आ रही है और सबसे स्पेक्ट्रम निकल रहा है, तो वो आपको स्काई में एक ब्रॉड रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एक तरह का वाइट लाइट का स्प्लिटिंग है या फिर कह सकते हो वाइट लाइट का डिस्पर्जन है। ओके, तो अब हम क्या देख लेते हैं, क्या कहानी लिखी हुई है। तो लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर ड्यूरिंग और आफ्टर रेन, ठीक है, या तो रेन के टाइम पे या फिर आफ्टर रेन बहुत सारे ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हमें स्काई में दिखाई देते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए प्रिज्म, हर एक वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। ओके, सनलाइट फॉल ऑन वाटर ड्रॉप, वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ओके, जैसे ही सनलाइट वाटर ड्रॉप्स पे पड़ती है तो 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिस्पर्सल, या फिर इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहेंगे कि वाइट लाइट जब आती है तो आपको अंदर से पूरी स्पेक्ट्रम आपको साफ उसके अंदर से ही बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, या फिर इसको हम डिस्पर्सल कह देंगे। लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम large continuous band 7 colors display in sky in the form of
रेनबो, ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं तो वो बहुत सारे 7 कलर्स में डिस्पर्स होती हैं स्काई में और एक रेनबो बनाती हैं। ओके, तो ये हो गई रेनबो के पीछे की स्टोरी।